हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कभी कभी देश के नजदीक के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी कुछ खबरें रह जाती हैं। हमें यह भी चाहिए कि अपने पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है ये समझें। और नेपाल हमारा बहुत ही नजदीक का पड़ोसी मुल्क है, सार्क का मेंबर है। और एक एक तरह से कल्चरल भी हमारी ज्यादा कॉमन ग्राउंड्स हैं। नेपाल में क्या कुछ हो रहा है, हमारा भारत का मीडिया कमाल यह है कि विदेशों को कवरेज के लिए सिर्फ सीएनएन और बीबीसी पर भरोसा करता है। और हमें हमारे पड़ोस के मुल्कों की भी खबरें भारतीय पत्रकारों के जरिए नहीं मिलती। नेपाल हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, अक्सर देशों से हम विदेशों से आने वाली, विदेशी न्यूज एजेंसियों के आने वाली खबरों को ही हम देखते हैं। इस वक्त नेपाल में पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां हैं। 20 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं। 2015 में नए नए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये दूसरा इलेक्शन है। भारत के लिए बहुत ही अहम इसलिए है कि वहां इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के मधेसी बड़ी तादाद में रहते हैं। और पिछले बार जब इलेक्शन हुए थे और नया संविधान आया था तो भारत के और नेपाल के बीच में एक अजीब सा टकराव बन गया था। उसके बाद हालात यह हैं कि चीन ने वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया, रेलवे लाइन की तैयारी शुरू कर दी और बहुत सा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। भारत में भी भारत के लिए एक अजीब सी सूरत हाल है। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि श्रीलंका में किस तरह से चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, भारत के लिए सिक्योरिटी इश्यूज भी सामने हैं। इस वक्त साउथ एशिया के लिए एक्सपर्ट जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब से मैं बात कर रहा हूं, जो चेन्नई में रहते हैं। उन्होंने साउथ एशियन स्टडीज जेएनयू से पीएचडी किया है और साउंडिंग्स इन साउथ एशिया नाम की किताब उनकी है। इसके अलावा जर्नलिस्ट के तौर पर अमेरिकी सरकार ने उनको जेफरसन फेलोशिप दी थी। उसके तहत वो हवाई में रहे और उसके बाद अमेरिका के अलावा कोरिया, वियतनाम वगैरह जर्नलिस्ट के साथ गए। जो पड़ोस के मुल्क हैं उन सबको उन्होंने अपने आंखों से देखा है। और नेपाल के ताल्लुकात, नेपाल के बारे में भी वो बहुत ही बारीकी से जानकारी रखते हैं। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि नेपाल में भारत के क्या इंटरेस्ट हैं और वहां क्या कुछ हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि नेपाल जो हमारा दोस्त भी है, जहां हमें पासपोर्ट की, वीजा की जरूरत नहीं होती जाने आने के लिए, क्या वहां भी भारत के खिलाफ कुछ तैयारियां हो रही हैं? इस सब को जानने के लिए सैयद अली मुश्तबा साहब से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इश्यूज हैं जिसमें भारत के लिए चिंता हो सकती है और क्या ऐसे मामलात हैं जिसमें चीन वहां अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि नेपाल के इलेक्शन कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? शुक्रिया काजमी साहब, अपने चैनल में मुझे इनवाइट करने के लिए। और इससे पहले कि मैं आपको नेपाल के इलेक्शन के बारे में जो 20 नवंबर को होने वाला है उसको समझने के लिए मैं आपको 6-7 पॉइंट्स की तरफ आपको ले जाऊंगा, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। और उसके समझने के बाद ही पूरा इलेक्शन की तस्वीर जो सामने आई। जो पहला और जो बहुत ही अहम मुद्दा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, जो कि 2015 में प्रोमलगेट हुआ, वो अमल में आया। उसकी कवायद जो है 2008 से शुरू हो गई थी और 2008 में ही जब मोनार्की एबॉलिश हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसे 7 साल का मुद्दा का वक्फा लगा जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जो है इलेक्शन हो रहा है 2022 में। इससे पहले 2017 में इलेक्शन हो चुके थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो बहुत सारे फ्लॉज हैं, जिसको हम अभी भी समझेंगे कि क्या उसके अंदर फ्लॉज। उसमें जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है वो है मधेसी इशू। जो तराई रीजन में लोग रहते हैं, ज्यादातर वो भारतीय मूल के ही लोग हैं और उनके अगेंस्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। उनके फेवर में वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो 2015 में आया। तीसरा मुद्दा जो है इसका इसी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, वो है सिटीजन्स बिल।
जो जो के भी मधेसी के लिए और तराई के रीजन के लिए और भी अलग रीजन के लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी है। तो ये दो बड़े बड़े जो मतलब मुद्दे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो करते हैं। इसके अलावा जो है, जो अगला मुद्दा है वो है ग्रोइंग, जो भारत और नेपाल के जो बहुत अच्छे संबंध थे अब वैसे नहीं है। मतलब अब वहां पे काफी एंटी इंडियन फोर्सेस और एंटी भारत फोर्सेस वहां पे काम कर रहे हैं, और उसके क्या रीजन है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक अहम मुद्दा है। उसके बाद जो अगला मुद्दा है वो है ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। चाइना का बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है वहां पे, और मतलब वो एक भारत के लिए बहुत ही मतलब चिंता का विषय है, और ये एक मुद्दा है जिसको भी समझना पड़ेगा। इसके बाद अगला मुद्दा जो आता है कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना को भारत किस तरह से देख रहा है और उसको कैसे निपटने की कोशिश कर रहा है। इन सब मुद्दे को देखने के बाद तब हम तस्वीर पे आएंगे और इलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि 2022 का इलेक्शन कैसे देखें हम। तो ये सब चीजें जो हैं ये मेन इश्यू है डिस्कशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो दो चीजें, मधेसी वाला मामला है क्योंकि भारत से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, भारत के मूल के लोगों का मामला है, वो क्या कुछ है आखिर? वहां ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लागू किया गया जिसमें भारत के मूल के लोगों के खिलाफ एक सूरत हाल बन रही है? क्या कुछ है ऐसा? देखिए, मेरा मानना यह है कि नेपाल में जो डिवाइड है या नेपाल में जो मतलब जो जो तनाव है वो है पहाड़ी और तराई के बीच में। ये तनाव जो है ये आज का तनाव नहीं है, इसका बहुत पुराना मतलब इतिहास है। और जो सत्ता है वो पहाड़ियों के पास है, और पहाड़ी जो है वो अपने आप को हमेशा सत्ते में रहना चाहते हैं, और वो जो भी निजाम आए, चाहे वो मतलब किंगशिप का निजाम हो, चाहे वो डेमोक्रेसी का निजाम हो, उसमें वो अपनी अपनी जो है मतलब ये है कि पकड़ जो है सत्ता पे बरकरार रखना चाहते हैं। और यही चीज दिखाई पड़ रही है 2015 के इलेक्शन, 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन में। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ा मतलब लॉ है वो ये है कि मधेसियों को जो कि 22 डिस्ट्रिक्ट्स पे कायम है मतलब नेपाल के अंदर, इनको जो है सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट्स दे करके मधेसी प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया, और 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हिल में जो है वो मतलब उसको अटैच कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रली जो है वो मधेसी जो है वो बिल्कुल डिफंक्ट हो गए, उनका कोई इलेक्टोरल है नहीं। और मधेसी का जो 3 मेजर डिमांड था, एक कि वो फेडरल स्टेट चाहते थे, दूसरा वो चाहते थे कि उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में और असेंबली में उनके, और तीसरा उनका था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बने वो उनके मतलब जनसंख्या के हिसाब से बने। ये उनका जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था 2008 में, तो उस टाइम ये इन्होंने डिमांड रखी थी। और जो ड्राफ्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे ऑब्वियसली उसमें सारे लोग थे, उन्होंने मधेसी को कहा था कि मैं आपको मधेश प्रदेश बना दूंगा, और यहां तक उनको ये भी कहा था कि आपको जो है मैं मतलब सेल्फ ऑटोनॉमी दे दूंगा, और आप जो है आपके सारे प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाए। लेकिन 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हुआ नहीं, और 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो मधेसियों के अगेंस्ट में है, उनको इलेक्टोरली जो है उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है। अब कोई भी बंदा जो है वो मधेसी का वो हिल कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन जो हिल के लोग हैं उनके जो एलिट जो 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 है वो मधेसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आके इलेक्शन फाइट करते हैं और जीत भी जाते हैं, और पार्लियामेंट में भी चले जाते हैं। मधेसी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है बहुत बड़ा मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन से मधेसी को धक्का पहुंचा है। और 2015 में आपको याद होगा कि वो बहुत बड़ा ब्लॉकेड हो गया था मधेश एरिया में, इंडिया से जो सामान जा रहे थे वो ऊपर हिल में जाने से रोक दिया था, और कई महीने जो है ये ब्लॉकेड रहा, और बहुत ही मतलब मुश्किल घड़ी आ गई थी नेपाल को कि क्या करे वो। और उसी वक्त जो है वो फिर चाइना का जो है मुहिम शुरू हो गया। तो ये सब चीजें जो है ये समझने की है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और मधेसी के हवाले से। जी, मुझे याद है कि उस वक्त बीजिंग में चाइना के जो एम्बेसडर वो बहुत ही एक्टिव थे। क्या क्या विदेशी इन्फ्लुएंस, बल्कि चाइना के इन्फ्लुएंस को अगर हम कहें,
क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट करने तक भी कहीं मुदाखलत चीन की हो सकती है? क्या चीन भारत का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इस तरह से क्या वहां तक पेनिट्रेट किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन तक में उसका कहीं अमल दखल हो सकता है? जी, इसका यह है कि भारत ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्जेक्ट किया और कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस टाइम भारत के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है, उसने इस पॉइंट को रेज किया। उन्होंने कहा कि ये जो है मतलब फेयर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये इतना तक तो स्टेटमेंट मुझे याद है, मैंने खुद पढ़ा अच्छी तरह से। लेकिन चाइना ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट किया। चाइना का स्टेटमेंट आया कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने डिफरेंसेस हैं और कितना ये है कि जो भी चीज भारत जिसको के अगेंस्ट में जाएगा, चाइना उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये मधेसी का इशू तो है ही है, जो कि मतलब बहुत ही मतलब अहम इशू है। जो दूसरा सबसे बड़ा इशू है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आता है, वो सिटीजन बिल है। मैं उसी पर आने वाला था कि सिटीजन बिल क्या कुछ है, क्या 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 कुछ है, सही कुछ है? जैसे हमारे यहाँ CAA NRC किस्म की कुछ चीज आई थी जिसके पूरे मुल्क में मुखालफत हुई थी, वहां का सिटीजनशिप बिल क्या है? बिल उससे भी खतरनाक है। सीए तो फिर भी मतलब एक कहते हैं कि गवारा है या जो भी कुछ कह सकते हैं। यहाँ तो करीब करीब लोग कह रहे हैं कि 5 लाख लोग जो हैं, जो ज्यादातर मधेसी हैं, वो स्टेटलेस हो जाएंगे। और इसका जो सबसे बड़ा, इसको सिटीजन बिल को समझने के लिए है कि सिटीजनशिप जो नेपाल में है वो 2 तरह से मिलती है या 2 तरह से दी जाती है। जो स्टेट है वो अपने सिटीजन को 2 तरह की सिटीजन देता है। एक तो वो है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब है कि जिसको सरकार मूल निवासी मानती है कि आप मूल निवासी हो, तो वो डिसेंट है। दूसरा नेचुरलाइज सिटीजन। ये दो जो है वो वहां के तरीके हैं। नेचुरलाइज सिटीजन का मतलब है कि जो लोग यहाँ आ गए हैं, रह गए हैं, और उनको हम सिटीजनशिप तो दे देंगे, लेकिन नेचुरलाइज सिटीजन को जो है बहुत सारी चीजें जो है वो डिनाई की जाती हैं, जो डिसेंट वाले सिटीजन को दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द गवर्नमेंट, वो डिनाई की जाती है मतलब नेचुरलाइज सिटीजन को। सोशल सिक्योरिटी, राशन और जो कुछ बहुत सारी चीजें हैं सोशल सिक्योरिटी की जो होती हैं, हेल्थ और ये सब चीजें, वो डिनाई की जाती हैं। उसके बाद जो है मतलब एक और बहुत बड़ा मुद्दा सिटीजन बिल में, जो कि वुमेन के अगेंस्ट में है। ये बिल जो है वो वुमेन के अगेंस्ट में है और इक्वल राइट्स वुमेन को नहीं दिए गए हैं इन सिटीजनशिप बिल में। जो वुमेन है वो अपने बच्चों को अपना सिटीजनशिप पास ऑन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर और तरीके, इवन हस्बैंड को नहीं पास कर सकते हैं। तो ये बिल जो है बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है और ये इसको जो है वो प्रेसिडेंट के पास ले गया कि इस पर आप साइन कीजिए। तो जो अभी लेडी प्रेसिडेंट है आज में, विद्या देवी भंडारी, उन्होंने इस पर साइन करने से रिफ्यूज कर दिया और ये कहा कि साहब ये मैं मतलब आई विल, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट पीपल एंड विमेन एंड ऑल दैट। तो उस पे जो है जो वहां के पॉलिटिकल लीडर हैं मतलब उन्होंने कहा कि आप ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट के खिलाफ जा रहे हैं और मतलब उसको जो है मतलब बिल को क्यों आपने ब्लॉक कर दिया। अब वहां की हालत यह है कि जो ओपिनियन है बिल के बारे में वो डिवाइडेड है। बहुत से लोग जो कि बेनिफिट कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग उससे बेनिफिट नहीं कर रहे हैं वो उसको अपोज कर रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल एजेंडा हो गया है ये बिल। और इलेक्शन में जो है 2017 के इलेक्शन में ये बात आई थी, अब 2022 के इलेक्शन में भी ये बात आनी है। अब ये देखना है कि 2022 के इलेक्शन में कितना ये जो है बात उछलेगी। अब इसमें जो सबसे समझने वाली बात है कि जो मोस्ट इफेक्टेड लोग हैं वो है इस बिल से, वो है मधेसी पीपल के रीजन में। वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं मतलब होल्ड कर सकते हैं, वो सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकते हैं, वहां के जुडिशरी में, आर्म फोर्सेस में नहीं जा सकते हैं। और उनका जो ये प्रॉब्लम है कि उनको स्टेटलेस बनाने की साजिश है और लगभग जितने भी लोग जो स्टेटलेस बनेंगे या जिनको डिनाई किया जाएगा वो सबके सब मधेसी ही हैं, जो कि बहुत बड़ा इशू है नेपाल के अंदर। तो ये अब आपको क्या कुछ लगता है, ये इलेक्शन जिस तरह से हो रहे हैं, इस इलेक्शन हम बल्कि
बल्कि मैं थोड़ा सा उस इलेक्शन की उस पर जाने से पहले चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के बारे में समझना चाहूंगा। चीन क्या कुछ कर रहा है वहां अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, खास तौर पर 2015 के बाद में क्या कुछ है? चीन कितना गेन कर रहा है, भारत कितना लूज कर रहा है वहां पर? देखिए, उसको समझने के लिए उससे पहले जो क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं इंडिया और नेपाल में, इसको समझना पड़ेगा, तभी चीन की एंट्री को समझ सकते हैं आप। तो ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि अभी जो है वो इंडिया और नेपाल के जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत सारी दरार पड़ चुकी है। मतलब जिसको समझना बहुत ही जरूरी है कि क्यों चीन जो है वहां पे एंटर हो रहा है। तो इंडिया और नेपाल का 1850 किलोमीटर का बाउंड्री है। 5 स्टेट जो है वो नेपाल के इंडिया के नेपाल से लगते हैं। 5 स्टेट में जो है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है और उत्तराखंड है। ये 5 स्टेट के बाउंड्री जो है लगते हैं। करीब करीब 60 लाख नेपाली जो हैं वो हिंदुस्तान में काम करते हैं। अब इसके ये तो परिप्रेक्ष्य है इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात के बनिस्बत। अब 3 चीजें जो हैं वो बहुत अहम हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में, जिसमें बहुत ही कड़वाहट है, बहुत ही मतलब एक दूसरे से डिस्कम्फर्ट है। पहला जो है वो बॉर्डर इशू है, दूसरा जो है वो वाटर इशू है, पानी का मसला है, और तीसरा जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स है। ये तीनों चीजें जो हैं वो नेपाल के कहता है कि हमारे फेवर में नहीं है। ये तीनों चीजें जो हैं वो इंडिया के फेवर में है, और इस वजह से दोनों के ताल्लुकात जो हैं बहुत मतलब ये है कि इसमें कड़वाहट है। बॉर्डर जो है वो इंडिया का ओपन बॉर्डर है, 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है। इस पे इंक्रोचमेंट होता है, इस पे जो है मतलब कोई स्ट्रक्चर बना देता है इधर, कोई उधर बना देता है। उसके बाद हार्श बिहेवियर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो नेपाली सिटीजन को बहुत ही मतलब अच्छी तरह से नहीं देखते हैं। ट्रेड एंड ट्रांजिट का जो है कभी कभी क्राइसिस हो जाता है, एम्बार्गो लग जाता है। तो ये सब चीजें, जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो है स्मगलिंग होती है वहां पे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीचों में। मतलब तस्करी होती है नशीली पदार्थ की और बहुत सारी चीजों की, मतलब ड्रग्स की और मेडिसिन की, जो भी कुछ है। तो ये बहुत बड़ा मतलब मसला यहाँ पे बॉर्डर का है। अब ये मसला जो है बॉर्डर का, इसमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि एक अभी 2015 में ही जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था और जब कुछ ये सब हो रहा था, तो एक बहुत बड़ा मसला इरप्ट हो गया था। वो था लीपू लेक, जो कि काला पानी का एरिया है, वो है उत्तराखंड के इलाके में। वहां पे इंडिया ने जो है वो रोड बना दिया था, जो कि टनल के थ्रू चाइना जाता था। चाइना ने भी उधर से टनल बना दिया था। दोनों की, इंडिया और चाइना की संधि है उस पास को इस्तेमाल करने के लिए। और इंडिया का मौके का ये था कि वो जो कैलाश मानसरोवर पे जो इंडिया के तीर्थी या पिलग्रिम जाते हैं, वो उसी टनल को यूज करेंगे और तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के यहाँ चले जाएंगे, वहां पे अपने मतलब तीर्थ के लिए। और चाइना का ये था कि हमारे लिए एक इंडिया से ही एक ट्रेड रूट खुल जाएगा। अब यहाँ पे नेपाल आ जाता है। नेपाल कहता है कि ये जो लीपू लेक का इलाका है ये हमारा इलाका है, आप हमारी टेरिटरी में हमारे बिना परमिशन के कैसे आप कोई एक्टिविटी कर सकते। तो ये बहुत बड़ा मतलब इशू उछला था 2015 के आसपास। और उसके बाद नेपाल ने प्रोटेस्ट इंडिया से किया था, चाइना से किया था। तो ये बात जो है, एक ये प्रोटेस्ट की बात है इंडिया और नेपाल के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। दूसरा टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो सुस्ता का है। सुस्ता एक जगह है जो कि गंडक रिवर है उसके ऊपर है। और वो 1860 में जब वो ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी नेपाल और ब्रिटिश सरकार के बीच में, ये ट्रीटी ऑफ सगौली जो है 1816 की, ये बहुत अहम रोल अदा करती है इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप पे, क्योंकि सारी चीजें जो है उसी ट्रीटी से निकल के आती हैं आज के डेट में। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसी ट्रीटी पे जाते हैं लोग। और एक और ट्रीटी हुई थी, वो 1860 में हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, वो भी ब्रिटिश सरकार में और नेपाल के बीच में हुई थी। ये दोनों जो है वो टॉकिंग पॉइंट है, मतलब जब भी कुछ नेपाल और इंडिया के बीच में फ्रिक्शन होता है। अब ये गंडक ने जो है वो 1816 में जो है वो सुस्ता जो था वो नेपाल की तरफ था। अब आज के डेट में जो है वो रिवर ने अपना कोर्स बदल दिया है। अब वो सुस्ता जो है वो इंडिया की तरफ आ गया।
अब वो नेपाल कहता है कि ये हमारा इलाका है, इसलिए 1860 के ट्रीटी में। तो ये एक डिस्प्यूट है। एक और बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कि अभी बिल्कुल दबा हुआ है, वो है सिक्किम में। वो सिक्किम में भी जो है कोई जगह है जहाँ जहाँ के नेपाल कहता है कि ये मेरा इलाका है, इंडिया कहता है कि मेरा इलाका। तो ये सब जो है ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में। इसके बाद दूसरा जो मेजर डिस्प्यूट है वो है वाटर डिस्प्यूट, जो कि हमेशा खबरों में बना रहता है, क्योंकि नेपाल जो है वो अपर राइपेरियन स्टेट है, इंडिया जो है लोअर राइपेरियन स्टेट है। उधर से पानी छूटती है, बिहार में पूरा जो है फ्लडिंग हो जाता है। आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। बहुत सारी संधियां जो है वाटर की और वाटर ट्रीटी हुई है। नेपाल का कहना है कि ये जो सारी संधियां हुई हैं नेपाल और इंडिया के बीच में, वो सब की सब इंडिया के फेवर में है, और इंडिया जो है वो अपनी फेवर करके और हमें जो है काफी डिसएडवांटेज में रखे हुए हैं। और उसमें बहुत सारी मतलब वाटर डिस्प्यूट के यही सब चीजें हैं जो कि नेपाल कहती है कि ये सारी जितनी संधि हैं वो इंडिया को बेनिफिट करती है और हमें जो है मतलब इससे कोई फायदा नहीं है। उसमें रिवर कोसी का, रिवर गंडक का, ये भी वो मुद्दा उठाते हैं कि ये हमारे फेवर में नहीं। महाकाली रिवर है, उसके ऊपर भी संधि हुई है, जिसको जो प्रॉब्लम अभी तक जो है वो रिजोल्व नहीं हुआ। तो ये वाटर इश्यूज जो है ये सेकेंड मेजर डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इसके बाद जो सबसे बड़ा मेजर डिस्प्यूट है जो अब बहुत ज्यादा खुल के आ रहा है वो है ट्रेड एंड कॉमर्स। नेपाल का पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो इंडिया के ऊपर आधारित है। इंडिया और नेपाल में करीब करीब 22 पॉइंट्स हैं जिससे कि हम इंडिया से नेपाल जा सकते हैं, जिसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव है बॉर्डर पोस्ट, जिसपे जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है। अब उस नेपाल का ये कहना है कि हम इंडिया पे क्यों डिपेंडेंट रहे, हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए मतलब इस्तेमाल करें। अब नेपाल का जितना गुड्स को निकलना है वहां से बाहर, तो वो इंडिया होके ही निकलेगा। इंडिया से जितनी गुड्स जाने हैं वो भी जो है मतलब अगर नेपाल का किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट है तो वो या तो कैलकाटा पोर्ट इस्तेमाल करे या फिर वाइजैक पोर्ट इस्तेमाल करे, और उसके बाद जो है वो नेपाल के अंदर मतलब इंडिया के रोड के रास्ते से अंदर जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा कंप्लेन है नेपाल का कि ये जो वो हमारे इंडिया जो है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने ही नहीं देना चाहती है, ये हम कर ही नहीं सकते हैं। और ट्रेड एंड कॉमर्स जो है हम इंडिया से ही सिर्फ क्यों करें, हम तो बाहर से भी कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो ये जो तीन चीजें हैं, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट एंड कॉमर्स डिस्प्यूट, ये तीनों चीजें जो है मेन फोकस है द ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाइना और इंडिया के बीच में जो डिफरेंसेस है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है चाइना के एंट्री को समझने के लिए। अच्छा, एक बहुत ही तकरीबन मैं आखिरी हिस्से में आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं खुद भी ढाका गया हूं और जो हमारे पड़ोस के मुल्क हैं उन्हें अक्सर ये शिकायत रहती है कि ये बिग ब्रदरली एटीट्यूड भारत का रहता है उनके साथ, और तकरीबन हर जगह हमारे भारत के पसंद के कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम सरकार में देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में शेख हसीना को वहां का जो पर्सपेक्टिव है, वहां लोग कहते हैं कि ये प्रो इंडिया है और खालिदा जिया प्रो पाकिस्तान है। ये एक नैरेटिव है जो लोग सोचते हैं। नेपाल में कौन लोग हैं जो भारत से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं या भारत के साथ ज्यादा जुड़े हैं? देखिए, ट्रेडिशनली नेपाल में जो है जो नेपाली कांग्रेस है वो एक्सटेंशन है भारत के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखने के लिए। लेकिन अब नेपाली कांग्रेस जो है वो उसका ठाट बाट वैसा नहीं है जो कि अभी पिछले इलेक्शन में 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें उसने सिर्फ 26 सीट जीती थी, और जो उनका अपोजिट था जो कम्युनिस्ट फ्रंट था वो 116 सीट उन्होंने जीता था। तो ये अभी सिचुएशन है। लेकिन जो बहुत ही अहम बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन नेपाल, जो कि इस डिस्कशन का मेन सेंट्रल आइटम है, जो कि मतलब आपको मतलब आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को समझा देना चाहता हूं कि नेपाल जब ये ब्लॉकेड हुआ 2015 में, उसके बाद नेपाल की जो हुकूमत है और नेपाल के जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने ये ठान लिया कि अब हमें चाइना को यहाँ लाना है और चाइना से हमें अपना रास्ता खोलना है। अब प्रॉब्लम जो है इसमें यह है कि इंडिया और नेपाल का बहुत ही नेचुरल फ्रंटियर है, एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, वो सारी चीजें बनी हुई है। चाइना के साथ ऐसा कुछ नहीं है।
1415 किलोमीटर जो है वो चाइना का और नेपाल का बॉर्डर लगता है, जो कि माउंटेनियस ट्रेन है, बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब वहां पे मतलब सिचुएशन है जिसपे के रोड और रेलवे और ये सब चीजों की बहुत दिक्कत है, और आज तक वो डेवलप ही नहीं हुआ है। तो अब 2015 के बाद जो है चाइना भी, उसकी जो पॉलिसी आ गई है BRI, बेल्ट रोड, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जो उनकी आया है, जिसके तहत उन्होंने संधि कर दी है, और चाइना बुरी तरह से जो है वो कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो है वो नेपाल से जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ा बैठा हुआ है। उसने जो है ये संधि साइन करने के बाद जो है उसने ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क शुरू कर दिया है। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, इसमें वो रोड बना रहा है, रेलवे बना रहा है, एविएशन है, हवाई जहाज है, और बहुत तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क वो नेपाल से चाइना कर रहा है। और इसमें जो बात समझने की है कि चाइना ने जो है वो तिब्बत, जो उनका ऑटोनोमस रीजन है, वहां तक तो अपनी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर दी है। अब वो तिब्बत से जो है वो नेपाल लाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर जो उनकी कनेक्टिविटी है, वहां पर एक चाइनीज रेल जो है वो गिरोंग एक जगह है, उससे वो ले जाना चाह रहे हैं नेपाल के अंदर, और जिससे कि उनका ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो तिब्बत के थ्रू जो है वो नेपाल से जो है बढ़े। और आज जो है, आज के डेट में वो एक जगह है जो कि चाइनीज और यानी तिब्बतन टेरिटरी में सिक्स्टे है, जिगे भी कहा जाता है, जहां तक के नेपाल का रेलवेज है, वहां पे वो गुड्स आते हैं और आके वहां पे अनलोड होते हैं, और वहां से ट्रक के जरिया वो नेपाल में आ जाते हैं। और ये जो है इसकी जो दूरी है वो 10 दिन में सारी चीजें हो जाती हैं। कोई भी गुड्स वहां उतरेगी वो 10 दिन के अंदर नेपाल पहुंच जाएगी। जबकि जो ट्रेड इंडिया से होता है, और जो पोर्ट है, जो कलकत्ता पोर्ट दिया हुआ उन्होंने और वाइजैक पोर्ट दिया, वो 35 दिन से ज्यादा जो है लग जाते हैं नेपाल सामान पहुंचते पहुंचते। तो ये बहुत बड़ा राहत जो है वो चाइना ने नेपाल को दिया है, और ये जो है बहुत बड़ा मतलब वो है। अब चाइना ने जो है वो 108 मिलियन जो है वो US डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया है चाइना ने इंडिया के है वो नेपाल के अंदर। उसमें बहुत सारे ट्रेड एंड कंसेशंस दिए हुए हैं, और BRI जो प्रोजेक्ट है उसको बहुत ही स्पीड कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कर रहे हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं। तो बुरी तरह से चाइना जो है वो नेपाल में इन्वॉल्व हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अली मुश्तबा साहब। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा और लंबा हम नहीं कर सकते, हालांकि आपने बहुत इंफॉर्मेशन दी है, और मैं समझता हूं हमारे दर्शकों को बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। और खास तौर पर चीन का इन्फ्लुएंस किस तेजी से बढ़ता जा रहा है, ये वहां के पॉलिटिकल जो फिगर्स आपने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत के नजदीक जो पार्टी समझी जाती है नेपाली कांग्रेस, वो बहुत कमजोर हालत में है, और कम्युनिस्ट पार्टी वहां मजबूत होती जा रही है। इस इलेक्शन के बाद क्या कुछ होगा वो देखना। जी आखिर में थोड़ा सा अगर आप बस 1 मिनट में कुछ कह सकें तो। देखिए, इंडिया जो है वो चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को समझ रहा है, और यहाँ पे जो है 3 चीजें बहुत इंडिया के लिए एंटी इंडिया हो रही हैं। एक तो वहां का जो नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी अभी सामने आई है, और नेपाल जो है वो अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी है कि वहां की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो चल रही है चाइना की, वो बहुत इंडिया के लिए मतलब हानिकारक है। और तीसरा जो है वहां के कल्चरल और ट्रेडिशन और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में भी जो एंटी इंडिया फीलिंग इंजेक्ट की जा रही है, वो इंडिया के लिए बहुत ही मतलब अगेंस्ट में है। अब इसके रिस्पॉन्स में, चाइना के रिस्पॉन्स में, इंडिया ने अपना ही पूरी पॉलिसी जो है वो बदल दी है। पहले जो था वो इंडिया ये समझती थी कि नेपाल जो है उसका क्लाइंट स्टेट है, और उसका काम यह है कि उसको जो है वो मतलब वो कनेक्टिविटी जो है उसकी जो है जो इंडिया से ही बनी रहे और कहीं से नहीं बनी रहे। और हमेशा नेपाल जो है वो फोर्स पोस्चरिंग करके, उसके ब्लॉकेट करके ट्रेड एंड ट्रांजिट के लिए वो नेपाल को चाइना से दूर कर देता था। लेकिन अब ये जो ग्रोइंग पॉलिसी शुरू हो गई है, ग्रोइंग और चाइना का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया, तो इंडिया ने भी नेपाल के तरफ से जो है अब जो है वो उसका कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी उसको कहते हैं,
जो कि इंडिया ने नेपाल की तरफ किया। अब जितना इन्वेस्टमेंट चाइना कर रही है, करीब करीब इंडिया भी उतनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंडिया के 150 प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल में अभी लगे हुए हैं और 30% ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो नेपाल का टोटल है उसमें 30% इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के हैं। और इंडिया बहुत मतलब तेजी से सारे सेक्टर में जा रही है। एक एग्जांपल ये है कि वो रक्सौल से काठमांडू तक रेल लाइन बिछा रही है। काठमांडू में मेट्रो रेल जो बनेगा वो इंडिया के ने भी अपना दावा डाला हुआ है। और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं वो इंडिया उसमें मतलब इन्वॉल्व हो रही है। और इंडिया मतलब नहीं चाहती है कि नेपाल को किसी तरह से वो दूर करे और हर कोशिश कर रही है कि नेपाल जो है वो उसके खीमे में बनी रहे और नेपाल से उसके ताल्लुकात पहले से ज्यादा बेहतर हो जाए। ये बहुत ही अहम है और ये नेपाल के लिए मैं समझता हूं बहुत ही अच्छा इस तरह से है। अगर नेपाल में काठमांडू में बैठ करके कोई देखेगा तो चीन और भारत दोनों में एक तरह का कंपटीशन है, वहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। ये बहुत ही अहम है। और सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने जितनी बारीकी से बताया ये बहुत मैं समझता हूं लोगों के लिए सीखने समझने के लिए बहुत अहम है। हमारे बहुत से दर्शक नेपाल में भी हैं। नेपाल के लोग अगर अपने कमेंट्स में लिख सकें, जिस तरह से कुछ चीजें बताई गई हैं, अगर उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और मैं इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।